तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। क्या दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने जनसंख्या कानून को लेकर योगी पर बोला बड़ा हमला, योगी को बताया असदुद्दीन ओवैसी ने लैला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान के कई राज्यों में तालिबान ने किया कब्जा करने के बाद तालिबान ने सुनाया फरमान, दाढ़ी काटने और स्मोकिंग करने पर तालिबान ने लगा दी है रोक। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी अमित शाह को लगाई फटकार, कहा 75 साल बाद भी आखिरकार क्यों हो रहा है अंग्रेजों के बनाए इस कानून का भारत में उपयोग, मोदी अमित शाह दे जवाब। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब के किसानों ने सांसदों को दी धमकी, कहा अगर संसद में नहीं उठी किसानों की आवाज तो विरोध के लिए तैयार रहे सांसद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के सभी सरकारी बैंकों को बेचेगी मोदी सरकार, वित्त सचिव ने किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा ने केजरीवाल पर लगाया आरोप, कहा मुसलमानों को खुश करने के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से हज हाउस दिल्ली में बनवा रहे हैं केजरीवाल। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जनसंख्या कानून को लेकर योगी पर बरसे ओवैसी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एआईएमएम के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल और मुरादाबाद जिले पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर टीवी इंटरव्यू में ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और अपनी लैला को याद करते रहते हैं। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण कानून को महिलाओं के खिलाफ बताया और कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए कितने बच्चे होंगे ये देश की महिलाएं तय करेंगी। ओवैसी ने दावा किया है कि इस कानून से सबसे अधिक नुकसान महिलाओं का यूपी में होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने को लेकर शोर मचा रही है, लेकिन रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करने को तैयार नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी सरकार सबसे बेकार सरकार है जिसने उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार भी नहीं दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान के कई राज्यों पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने सुनाया अपना नया फैसला, दाढ़ी काटने और स्मोकिंग करने पर लगाया बैन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तालिबान लगातार अफगानिस्तान के कई राज्य और जिलों पर कब्जा करता जा रहा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तालिबान ने उत्तरी अफगानिस्तान के एक जिले पर कब्जा जमाने के बाद स्थानीय इमामों के एक पत्र के जरिए अपना पहला आदेश जारी कर दिया है। जब दोस्तों आपको बता दें कि कलाफगन जिले के निवासी 25 साल के सैफुल्लाह ने एएसपी को बताया कि फरमान में तालिबान ने कहा है कि महिलाएं मर्दों के बिना बाजार अब नहीं जा सकेंगी और पुरुषों को अपनी दाढ़ी रखनी है। तालिबान ने सिगरेट, बीड़ी पीने पर भी रोक लगा दी है और चेतावनी दी है कि अगर किसी ने नियम कायदों का उल्लंघन किया तो उसके साथ गंभीरता से निपटा जाएगा और उसे जान से मार दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी अफगानिस्तान से होते ही अफगानिस्तान में लगातार तालिबान जिलों पर कब्जा करता जा रहा है और ऐसे फरमान सुना रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अफगानिस्तान ने अपना नया आदेश कब्जा करने के बाद जारी कर दिया है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश के सभी सरकारी बैंकों को बेचेगी मोदी सरकार, वित्त सचिव ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार सरकारी बैंकों को बेचकर इनका निजीकरण कर रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने 2 और सरकारी बैंकों को बेचकर इनका निजीकरण कर दिया। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब मोदी सरकार देश की सभी सरकारी बैंकों को बेचेगी और इनका निजीकरण करेगी। इसका ऐलान मोदी सरकार के वित्त सचिव ने कर दिया है। वित्त सचिव ने बयान दिया है कि देश की लगभग सभी सरकारी बैंकें प्राइवेट होंगी और मोदी सरकार इन सभी को बेचकर इनका निजीकरण करने वाली है। उन्होंने कहा है कि यथार्थता निजीकरण और वास्तव में निजीकरण में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा है कि 2022-23 तक देश की सभी सरकारी बैंकों को मोदी सरकार बेच देगी और इनका निजीकरण कर देगी। तो किस तरह से देश की सभी सरकारी बैंक और संपत्तियों को बेचने में मोदी सरकार का ज्यादा इंटरेस्ट है और बेचती हुई जा रही है, आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी अमित शाह को लगाई फटकार, कहा 75 साल बाद भी
क्यों अंग्रेजों के बनाए कानून की हो रही है जरूरत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में राजद्रोह कानून के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस ने केंद्र की मोदी सरकार से पूछ लिया है कि आखिर 75 साल बाद भी अंग्रेजों के बनाए इस कानून की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व आर्मी अफसर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून की दफा 124 पर सवाल उठाया और मोदी सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से पूछा कि 75 साल बाद अंग्रेजों के बनाए कानून की क्या इस देश में अब जरूरत है। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा है कि इस कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने भारत की आजादी की आवाज को दबाने के लिए किया था। गांधी जी और गंगाधर तिलक पर इस कानून का अंग्रेजों ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था, लेकिन अब हमारा देश आजाद हो गया है, फिर भी आखिरकार इस कानून की जरूरत मोदी सरकार को क्यों पड़ रही है। उन्होंने कहा है कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उस पर मोदी सरकार 124 यानी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देती है और उसकी आवाज को दबा देती है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस कानून का दुरुपयोग भारत में हो रहा है, इसलिए इस कानून को हम खत्म करेंगे और मोदी सरकार इस कानून का उपयोग आगे ना करे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार राजद्रोह कानून को लेकर मोदी को लगाई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब के किसानों ने मोदी अमित शाह को दी चेतावनी। कहा अगर संसद में सांसदों ने नहीं उठाई हमारी आवाज तो विरोध के लिए रहें तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र से पहले किसानों ने सांसदों से कृषि कानून को निरस्त करने की मांग संसद में उठाने की है। किसान संगठनों ने चेतावनी देते हुए अपने चुने हुए सांसदों से कहा है कि यदि सांसद कृषि कानून का मुद्दा संसद में नहीं उठाते हैं तो किसान सांसदों और उनकी पार्टी का विरोध करेंगे। इससे मतदाता सचेतक कहते हुए किसान संघ सांसदों से कृषि कानून को निरस्त कराने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों ने ये संदेश सभी सांसदों को मानसूनी सत्र से पहले ईमेल के जरिए भेज दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें उन्होंने कहा कि अगर किसानों की बात संसद में सांसदों ने नहीं उठाई तो वह विरोध के लिए तैयार रहे और हम उनका जमकर विरोध करेंगे, उनकी पार्टी का भी विरोध करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा ने लगाया केजरीवाल पर आरोप। कहा मुसलमानों को खुश करने के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से हज हाउस बनवा रहे हैं केजरीवाल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन जिंदल ने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुसलमानों को खुश करने के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से हज हाउस का निर्माण करवा रहे हैं। जिंदल ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्लाह खान इस हज हाउस में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हज हाउस के निर्माण पर अभी तक कुल 5 करोड़ रुपए केजरीवाल खर्च कर चुके हैं और इसका कई बार शिलान्यास भी हो चुका है। जिंदल ने कहा है कि मंदिर निर्माण के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तो केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने बयान दिए थे कि उनकी सरकार अगर केंद्र में होती तो वो अयोध्या में राम मंदिर की जगह अस्पताल या फिर कुछ और बनवाते। वहीं उन्होंने अब आरोप लगाया है भाजपा ने कि मुसलमानों को खुश करने के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से हज हाउस केजरीवाल दिल्ली में बनवा रहे हैं। किस तरह से भाजपा अगर मुसलमानों के लिए कोई पार्टी कोई काम करती है तो इस पर अपनी नाराजगी जताती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने चली एक और नई चाल। सेना के लिए सिक्किम पूर्वी लद्दाख बॉर्डर पर बना रहा है स्थायी निर्माण। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत के साथ चल रही तनातनी के बीच चीनी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास कंक्रीट संरचनाओं का स्थायी निर्माण कर रही है, जिससे चीनी सैनिक बहुत ही कम समय में भारत के साथ विवादित क्षेत्रों तक पहुंच सकेंगे। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने ANI को बताया कि ऐसा ही एक शिविर उत्तरी सिक्किम क्षेत्र में नाकुला क्षेत्र के सामने चीनी क्षेत्र में कुछ किलोमीटर अंदर तक नजर आ रहे हैं, जो उस क्षेत्र से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है, जहां पिछले साल और इस साल जनवरी में भी भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच टकराव हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जहां जहां पर ये चीनी सेना लद्दाख सहित पूर्वी सिक्किम में अपने सैनिकों के रहने के लिए निर्माण कर रही है, ये बहुत ही खतरनाक जगह है। अगर इन जगहों पर चीन ने कब्जा किया तो भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और चीन की सेना कभी भी भारत की सीमा में घुसकर भारत के क्षेत्र में कब्जा कर सकती है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संसद सत्र के दौरान
दिल्ली आएंगी ममता बनर्जी, राष्ट्रपति और मोदी से करेंगी मुलाकात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब जब कोरोना के मामले कम होने लगे तब मैं संसद सत्र के दौरान दिल्ली जाऊंगी और वहां कुछ नेताओं से मिलूंगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलने का समय देते हैं तो मैं उनसे भी मिलूंगी। ममता के दिल्ली में कुछ दिन रहने की संभावनाएं हैं और जाहिर तौर पर उन्होंने अपनी यात्रा के लिए ऐसा समय चुना जब संसद का मानसून सत्र चल रहा होगा और विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता वहीं होंगे। सूत्रों ने कहा है कि ममता कुछ अन्य राज्यों की यात्रा भी कर सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों आ रही है। ममता बनर्जी लगातार भाजपा को घेरने के लिए काम कर रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 2023 के अंत तक राम मंदिर बनकर हो जाएगा तैयार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक अयोध्या के सर्किट हाउस में आयोजित की गई। बैठक में दावा किया गया है कि 2023 के अंत तक रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। रामलला के दर्शन भी श्रद्धालुओं के लिए 2023 के अंत तक शुरू हो जाएंगे। वहीं पूरे परिसर 70 एकड़ का विकास 2025 तक कर दिया जाएगा, जिसका मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया गया है। राम जन्मभूमि क्षेत्र की तरफ से कहा गया है कि 2023 के अंत तक राम मंदिर बनकर कंप्लीट हो जाएगा और राम भक्तों के लिए राम मंदिर का दर्शन भी खुल जाएगा और 2025 तक पूरे 70 एकड़ जमीन पर राम मंदिर का जो काम चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही क्योंकि 2024 में जो है विधानसभा के बाद लोकसभा के चुनाव हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा सांसद ने असदुद्दीन ओवैसी को किया चैलेंज, अगर हिम्मत है तो यूपी में जीत कर दिखाएं ओवैसी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन के दौरान सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमएम के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ वोट काटने वाली पॉलिटिक्स है। बंगाल के मुसलमानों ने वहां के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को नकार दिया था। बिहार में जरूर असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों ने चुनाव जिताया था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के बिहार चुनाव से बंगाल के मुसलमानों ने सबक लेते हुए उन्हें चुनाव में नकार दिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी असदुद्दीन ओवैसी को नकार देंगे। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की इमेज क्या है सबको पता है। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर उनका कोई कैंडिडेट किसी सीट पर हार रहा है तो सीने पर हाथ रखकर लोगों से ऐलान करके ये बता दें कि उस उम्मीदवार को जिताओ। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा हमला जो है बोला है समाजवादी पार्टी ने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा के डिप्टी स्पीकर की कार पर हमले के आरोप में 5 किसान प्रदर्शनकारी गिरफ्तार, राजद्रोह का मामला दर्ज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चंडीगढ़ की सिरसा पुलिस ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हरियाणा के डिप्टी स्पीकर की कार पर कथित हमले को लेकर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस हमले को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें राजद्रोह की धारा भी शामिल की गई थी। ये घटना रविवार को हुई थी और पुलिस ने 100 से अधिक लोगों के खिलाफ देशद्रोह, लोक सेवकों को उनके कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालने और एक निर्वाचित प्रतिनिधि पर जानलेवा प्रयास और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया था। इस बीच गिरफ्तारी के विरोध में किसानों के एक समूह ने सिरसा में बाबा भून शाह चौक पर धरना भी दिया और उन्हें रिहा करने की मांग की है।